मान लीजिए वहां पर बैठे किन्हीं लोगों के द्वारा जय श्री राम का उद्घोष अगर किया गया तो इसमें आपका अपमान हो रहा है क्या ममता जी? आप एक मुख्यमंत्री हैं प्रदेश की, आप हिंदू हैं, आप देश के अंदर जो सबसे बड़ी आबादी है और प्रभु श्री राम क्या पूज्य नहीं है? कोई भी ऐसा हिंदू है जो ये कहे कि नहीं प्रभु श्री राम जो हमारे लिए पूज्य नहीं है? आप किस तरह का संकेत देना चाह रही हैं जो है? तो जय श्री राम के उद्घोष का आपके कानों में जाता है तो आप किस तरह का व्यवहार करती हैं? ये क्या ये बंगाल की जनता देख नहीं रही आपको जो है? तो प्रतीकात्मक तौर पे इनका क्या चरित्र है मैंने आपके सामने रख दिया। तो एक समय था जब कलकत्ता देश की आर्थिक राजधानी होता था और आज क्या है, कलकत्ता का कोई स्थान नहीं है आर्थिक मामलों में। एक लंबे समय तक कम्युनिस्टों ने शोषण किया, उसके बाद एक लंबे समय तक जो 10 साल का आप शोषण कर रही हैं। जरूरी है आप किसी को हिंदू के नाम से संबोधन दें, जरूरी है आप किसी को क्रिश्चियन के नाम से संबोधन दें। आप उनको क्यों नहीं कहते कि हर भारतवासी का हम विकास करेंगे? आप ये बात क्यों नहीं करती कि मैं हर बंगाल वासी का विकास करूंगी? आप क्यों इस तरह तुष्टीकरण को? तो मैं आपके माध्यम से तमाम उन अल्पसंख्यक भाइयों से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के चंगुल से बाहर निकलिए। पहली बार भारत सरकार के द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को राहत देते हुए किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। बंगाल में क्यों नहीं आपने लागू किया? क्यों बंगाल के तमाम किसानों को आपने वंचित रखा है आज तक? यदि आप वास्तव में सीरियस हैं, विकास की बात कर रहे हैं ना, छोड़िए आप धर्म की बात, आप विकास की बात कर रही हैं ना, तो किसान सम्मान निधि योजना आज तक आपने क्यों नहीं लागू की? नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम्स। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की और बंगाल चुनाव में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है और ममता दीदी ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि मोदी जी ने जिस तरीके से गुजरात के स्टेडियम पे अपना नाम रख लिया, कोरोना वैक्सीन के बॉक्स पे अपना फोटो लगवा दिया, उसी तरह कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो भारत का नाम भी अपने ऊपर रख लेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र दुबे जी, जो मीडिया पैनलिस्ट हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इन सभी चीज़ों को आप? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने बंगाल के विषय पर मुझे बात रखने का मौका दिया। ये जो विषय उठाया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है जो विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। अच्छा होता है यदि बंगाल के विकास के मुद्दे पर बात करती ममता बनर्जी, क्योंकि ये एक प्रदेश का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव तो नहीं है। और नरेंद्र मोदी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, दूसरे कार्यकाल में जो है चुनकर आए हैं। तो यदि मान लीजिए कोई भी एक स्टेडियम का नाम अगर उनके नाम पर हो जाता है तो इसमें कौन सी बड़ी आफत हो गई? आप ऑन दी अदर हैंड यूपीए रिजिम में देखिए, तमाम ऐसी संस्थाएँ, तमाम जो है सड़कों के नाम, तमाम आपके स्टेडियम के नाम, मैं अगर आपके सामने लिस्ट काउंट कराना चाहूं तो मेरे ख्याल से ये संख्या सैकड़ों में जाएगी। तो वहाँ प्रश्न क्यों नहीं खड़ा किया जाता? एक लोकप्रिय नेतृत्व हमारे देश का आज जो नाम सारे विश्व में ऊपर हो रहा है, उनके जो क्रियान्वयन है उसके द्वारा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो एक स्टेडियम का नाम बदलकर यदि नरेंद्र मोदी के नाम से हो जाता है तो ये कोई इतना बहुत बड़ा विषय नहीं है। तो मुझे नहीं लगता देखिए है क्या, भारतीय लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही दुखद बात है कि विपक्ष के द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई जाती, न तो जनता के बीच में आकर वायदे करने को लेकर और ना ही सरकार के ऊपर आरोप लगाने को लेकर। यही कारण है कि जनता इनको जो है गंभीरता के साथ नहीं लेती है। जब तक जो आप अपना कार्यक्रम या नीतियां लेकर आ रहे हैं जनता के बीच में, उनमें गंभीरता नहीं होगी तो जनता आपको क्यों सीरियस लेने वाली है? आप आरोप भी लगाते हैं तो उसमें भी गंभीरता दिखनी चाहिए। ममता बनर्जी, बंगाल प्रदेश का चुनाव है, लगातार 2 टेन्योर से चुनकर आ रही हैं, तो ये बात क्यों नहीं कर रही कि हमारे द्वारा 10 साल में हमने ये प्रॉमिस किया था और उसके अगेंस्ट में ये डिलीवरी दी? अब बेहतर होता अगर इस तरह की बात की जाती। आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास पे ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं तो विकास कर रही हूँ लेकिन इससे बीजेपी को चिढ़ हो रही है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये प्रश्न अपने आप में विरोधाभास खड़ा करने वाला प्रश्न है। यदि ममता जी का कहना ये है कि मैं तो विकास कर रही हूँ, बीजेपी को चिढ़ हो रही है, तो अभी आपने प्रारंभ में जो प्रश्न किया है, आप उस प्रश्न पर क्यों सवाल खड़ा कर रही हैं? आपको विकास की बात करनी चाहिए ना। अच्छा हो कि आप प्रदेश के विकास के मुद्दों को आप सामने लाइए और आप ये बात कहिए कि हमारे द्वारा जब हमने सत्ता संभाली थी 2011 में, तब से लेकर आज 10 वर्ष के समय में बंगाल यहाँ पर था, आर्थिक क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है, सामाजिक क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है,
आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है, क्यों नहीं इस तरह की बात करती? मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। यदि ममता बनर्जी वास्तव में सीरियस हैं बंगाल के लोगों का भला करने के लिए, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है, जैसे हेल्थ सेक्टर का एग्जांपल दूंगा आपको, वो इसलिए क्योंकि रिसेंटली कोरोना पैंडेमिक की वजह से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं था जो प्रभावित ना हुआ हो। ऐसी परिस्थिति में यदि आपको लगता था केंद्र सरकार की एक योजना है आयुष्मान भारत जिसका नाम है, तो यदि मान लीजिए आप सीरियस हैं बंगाल के लोगों का भला करने के लिए, तो आप स्वास्थ्य को लेकर जो भी राज्य में स्कीम चला रहे हैं, मान लेता हूं मैं, उसके साथ साथ आयुष्मान भारत को भी लागू कर देते, तो आयुष्मान भारत के द्वारा लाभार्थी बढ़ते, कम तो नहीं होते। तो इसमें बुरा क्या है? तो मैं वही कह रहा हूं कि यदि इनकी नीयत साफ होती तो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लाई जा रही हैं उनका भी स्वागत करती हैं। दूसरा मैं विषय जो है किसान का रखना चाहूँगा आपके सामने। पहली बार भारत सरकार के द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को राहत देते हुए किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। बंगाल में क्यों नहीं आपने लागू किया? क्यों बंगाल के तमाम किसानों को आपने वंचित रखा है आज तक? यदि आप वास्तव में सीरियस हैं, विकास की बात कर रहे हैं ना, छोड़िए आप धर्म की बात, आप विकास की बात कर रही हैं ना, तो किसान सम्मान निधि योजना आज तक आपने क्यों नहीं लागू की? मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए आपके प्रदेश में कोई भी योजना बहुत ज़्यादा अच्छी है, मान लिया मैंने, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं मान लेता हूं, तो केंद्र की योजना भी अगर पैरेलली आप लागू कर देंगे तो उससे लाभार्थी बढ़ने वाले ना, मदद मिलने वाली है ना। ममता जी, यदि आप इतनी ही स्वाभिमानी हैं तो प्रदेश के द्वारा आपने आर्थिक क्षेत्र में कौन से ऐसे राजस्व के संसाधन जुटाने का काम किया है जो आप केंद्र सरकार से जो है क्या पैसा नहीं लेती? क्या लेती है ना? तो यदि आप इतनी स्वाभिमानी हैं तो आप वो पैसा क्यों नहीं वापस कर देती? जो तो किसको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करती हैं आप? जो है इनकी कहीं ना कहीं कथनी और करनी में दोहरा जो मापदंड देखने को मिल रहा है, ये आज बंगाल की आवाम इसको अच्छी तरह से समझती है। अभी इन्होंने देखिए होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब निर्णय लेता है तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं। एक तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो प्रतीकात्मक तौर पर जिनका चुनाव करना होता है। उदाहरण के तौर पर ये बात करती हैं, सामाजिक समरसता की बात करती हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करती हैं। जो तमाम ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं, रिसेंटली अभी एक प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आपको आवेदन किया गया था, बुलाया गया था, इन्विटेशन किया गया था प्रोटोकॉल के तहत, चूँकि आप स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं। मान लीजिए वहाँ पर बैठे किन्हीं लोगों के द्वारा जय श्री राम का उद्घोष अगर किया गया, तो इसमें आपका अपमान हो रहा है क्या ममता जी? आप एक मुख्यमंत्री हैं प्रदेश की, आप हिंदू हैं, आप देश के अंदर जो सबसे बड़ी आबादी है, और प्रभु श्री राम क्या पूज्य नहीं है? कोई भी ऐसा हिंदू है जो ये कहे कि नहीं प्रभु श्री राम जो हमारे लिए पूज्य नहीं है? आप किस तरह का संकेत देना चाह रही हैं? जो है तो जय श्री राम के उद्घोष का आपके कानों में जाता है तो आप किस तरह का व्यवहार करती हैं? ये क्या ये बंगाल की जनता देख नहीं रही आपको? जो है तो प्रतीकात्मक तौर पे इनका क्या चरित्र है मैंने आपके सामने रख दिया। दूसरा, क्रियान्वयन को लेकर अभी मैंने किसानों की बात की आपके सामने, अभी स्वास्थ्य की बात की, तो इस तरह के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अगर क्रियान्वयन की भी बात मैं आपके सामने करूंगा तो इनका दोहरा चरित्र आपको साफ दिखाई देता है। एक तरफ सर ये टीएमसी नारा देती है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता की माताश्री, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं थी? जिस तरीके से उनको 84 साल की उनकी उम्र, उनको इतनी बेरहमी से मारा गया, तो क्या वो बेटी नहीं थी बंगाल की? देखिए ये बड़ा दुखद है। कुछ क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर देश को तोड़ने का काम करते हैं। मैं आपको अगर ये बंगाल की अस्मिता की बात करती हैं तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ा फैक्ट रखने जा रहा हूँ। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे लगभग 300 वर्ष पहले की बात करता हूँ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे आई थी, किस कोने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंट्री की थी हिंदुस्तान के अंदर? तो एक समय था जब कलकत्ता देश की आर्थिक राजधानी होता था, और आज क्या है, कलकत्ता का कोई स्थान नहीं है आर्थिक मामलों में। एक लंबे समय तक कम्युनिस्टों ने शोषण किया, उसके बाद एक लंबे समय तक जो 10 साल का आप शोषण कर रही हैं। एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ, नंदीग्राम में जब वो घटना हुई थी, आपने उद्योगपतियों के खिलाफ भूमि अधिग्रहण के लेकर आपने जो आंदोलन चलाया था, सिंगूर में टाटा एक ऐसा उद्योगपति है जिसकी छवि आप सभी सारे दल लिबरल छवि के तौर पर पेश करते हैं। तो टाटा अगर जो है सिंगूर में प्लांट लगाते हैं तो क्या उससे रोजगार नहीं मिलता? जो है तो ममता जी आप तब कहाँ थी? तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो ममता जी के खिलाफ बहुत सारे आंकड़े हैं।
तो मैं वही कह रहा हूँ, ये सीरियस नहीं है। ये क्या है कि जो नेक्सस कम्युनिस्ट के टाइम था उससे बड़ा नेक्सस आज इन्होंने खड़ा कर लिया है और इनको डर है। और वो लोकसभा चुनाव से पहले जब भाजपा जो है चुनाव में आ रही थी तो इनका एक अंडर एस्टिमेशन था कि यहाँ भाजपा 2 सीट से 0 पे आ जाएगी। क्या हुआ, 2 से 18 पे वो पहुंचे। और अगर ये प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात करती है, मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ आपके सामने। बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसने प्रदेश के अंदर जो आपके लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं जो है 1 साल पहले होने थे, जो है आपने कोरोना पैंडेमिक की वजह से अन्य राज्यों में भी विलंब हुआ है, लेकिन अन्य राज्यों ने सब करा रहे हैं 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 6 महीने के विलंब के बाद। आपके यहाँ तो विलंब जो है 1 साल से ज्यादा का हो गया है। विपक्ष जब चुनाव आयोग के पास जाता है, चुनाव आयोग के सामने जो है शिकायत करता है, तब आप मजबूरन इस बात के लिए तैयार होते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले हम जो ठीक 1 महीने पहले ये जो है चुनाव हम कराएंगे। अरे आप क्या जनता के ऊपर डबल खर्च डालने की बात नहीं कर रही थी आप? जो यदि मान लीजिए अगर आपको करा नहीं थे तो 5-6 महीने पहले करा लेते। क्या बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं होते अक्टूबर और नवंबर में? तो आप पहले करा लेते। लेकिन इनका क्या है कि आमतौर पर यह देखा गया है कि जो लोकल सिविक बॉडी जो चुनाव होते हैं उनमें जो सत्तारूढ़ पार्टी को एक अच्छा समर्थन मिलता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो इनको कहीं ना कहीं एक घबराहट है कि विधानसभा चुनाव से ठीक 1 महीने पहले हम वो चुनाव कराएंगे जिसमें जो है एक ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि देखो जनता हमारे साथ है, तो उसका कहीं ना कहीं हमें लाभ मिलेगा। तो ममता जी, आप जो विधानसभा चुनाव के साथ ही उन चुनाव को क्यों नहीं कराती? जो मैं आपको अनेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूं तथ्यों के आधार पर। तो ये कहीं से भी सीरियस नहीं है, इनको घबराहट है। सर, एक तरफ जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो ये धार्मिक हो जाती हैं, दुर्गा पूजा करवा देती हैं, ये सरस्वती पूजा करवा देती हैं। वही इलेक्शंस ख़त्म होने के कुछ सालों बाद ही भगवान का नाम से चिढ़ने लगती हैं। ये अगर कहीं दुर्गा पूजा की अगर हम बात करें, अगर कहीं होने की परमिशंस मांगे जाते हैं तो ये मना कर देती हैं कि नहीं करना। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये सिर्फ टीएमसी का ही नहीं, ये देश के अंदर जो तमाम विपक्षी दल है ना, तुष्टीकरण के नाम पर इस तरह से जो है मुसलमानों की बात करते हैं, जिस तरह से लगता है ये मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा हैं। मैं आपके माध्यम से सबसे बड़ा पक्ष रखने जा रहा हूं कि यूपीए के रिजिम में सच्चर कमेटी का गठन हुआ, और सच्चर कमेटी का गठन हुआ था मुस्लिमों की जो आज हालत है शैक्षिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और तमाम अन्य विषयों को लेकर। उस सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की और उसमें ये दिखाया कि मुस्लिमों का जो है कोई उत्थान नहीं हुआ है, कोई उनका विकास नहीं हुआ है। वो बात है 2006 और 2007 की। लगभग 8 साल निकल गए, यूपी ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। ऑन दी अदर एंड, जब ये एनडीए गवर्नमेंट आती है तो इनके द्वारा एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो 130 या 35 करोड़ अगर हमारी देश की आवाम है तो ये जरूरी है कि आप किसी को मुसलमान के नाम से संबोधन दें, जरूरी है आप किसी को हिंदू के नाम से संबोधन दें, जरूरी है आप किसी को क्रिश्चियन के नाम से संबोधन दें। आप उनको क्यों नहीं कहते कि हर भारतवासी का हम विकास करेंगे? आप ये बात क्यों नहीं करती कि मैं हर बंगाल वासी का विकास करूंगी? आप क्यों इस तरह तुष्टीकरण को? तो मैं आपके माध्यम से तमाम उन अल्पसंख्यक भाइयों से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के चंगुल से बाहर निकलिए जो व्यक्ति आपका नाम लेकर, क्या ये आपकी शिक्षा की बात करती हैं कभी? कितना अगर इनके पास मान लीजिए अगर आपके प्रोग्रेस को लेके अगर ये सीरियस हैं तो 2011 में बंगाल के अंदर मुस्लिमों की शिक्षा का क्या परसेंटेज था और आज इनके रिजिम में क्या हो गया, जरा बताएं, कष्ट करें। 2011 में मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति क्या थी, आज 2021 में क्या है, जरा उसका डाटा दें। तो इनके पास वो आंकड़े नहीं है, वो सिर्फ बात कर देना और एक डर का माहौल पैदा करना। मैं ये कहता हूं कि 1998 से लेकर और 2004 के बीच में एनडीए की सरकार रही, क्या मुसलमान यहां से भाग गए? क्या 2014 से 2019 के बीच में ये एनडीए की गवर्नमेंट रही, क्या मुसलमान देश से भाग गए? क्या? तो ये तमाम विरोधी दल जो इस तरह का वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों को बहुत आफत आने वाली है, तो क्या हुआ, 5 साल सरकार चली है ना, 6 साल हो गए उस कार्यकाल को, तो कहाँ प्रॉब्लम है?